सुप्रभात बच्चों, जय स्वामीनारायण। मैं आत्मी ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको अभी की पाठ्य पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण से जो लास्ट वीडियो में मैंने क्रिया वर्ब के बारे में व्याख्या की थी और जहाँ पे अल्प विराम दिया था वहीं से आगे पढ़ाऊँगी, अध्ययन कराऊँगी। तो लास्ट समय हमने आपको क्रिया के बारे में बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया के बारे में हमने जाना था और मैंने उदाहरण भी दिया था। आशा है आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और घर पे बैठ के इस पाठ का अध्ययन भी किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो पिछले वीडियो में हमने धातु के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था, जो कि क्रिया के पाठ में आगे जाकर है, आगे के पृष्ठ संख्या में अंकित है। तो धातु के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्रिया के मूल रूप का प्रयोग जब तू सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे तू देख, तू चढ़, तू लिख, तू दौड़। तो ये शब्द जो होते हैं ना, जो कि वाक्यों में आए गए क्रिया के पदों को एक छोटे से शब्दांश के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तो वे धातु कहलाते हैं। जैसे कि इन सभी वाक्यों में, ऊपर जो वाक्य लिखे इन सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में सुन अंश का प्रयोग किया गया है। यही अंश क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु कहलाते हैं। मतलब एक छोटा सा शब्दांश जोड़ करके हम क्रिया के भाव को व्यक्त कर सकते हैं और यही जो होते हैं वो क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं और ये धातु कहलाते हैं। तो हमने धातु के भेद के बारे में पढ़ा था कि 4 भेद होते हैं और चारों में से हमने एक भेद सामान्य धातु पढ़ा था। तो सामान्य धातु के बारे में हमने जाना था कि क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जैसे कि लिखना, पढ़ना, चढ़ना, सोना, सुनना, चलना। और यही पृष्ठ संख्या पे मैंने अल्प विराम दिया था और बोला था कि आगे मैं आपको व्याख्या अगले वीडियो में करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं अगले पृष्ठ संख्या से इसी पाठ का अध्ययन। तो पृष्ठ संख्या आप 170 यानी 170 खोलिए। तो 170 पृष्ठ संख्या पर आप, मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ ना वैसे मिलाते जाइए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। यानी जो सामान्य धातु होता है ना, उस पर जब हम प्रत्यय लगा देते हैं, यानी छोटा सा शब्दांश लगा देते हैं, तो व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु। अब यहाँ पे आपको धातु के बारे में बताया जा रहा है, फिर सामान्य धातु के बारे में बताया जा रहा है, फिर व्युत्पन्न धातु के बारे में बताया जा रहा है। व्युत्पन्न धातु क्या? जो कि सामान्य धातु में प्रत्यय लगता है, तब ये व्युत्पन्न धातु शब्द बनता है। तो पढ़, पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना का जब हम व्युत्पन्न धातु में पढ़ेंगे तो हो जाएगा पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ाया। समझ रहे हैं ना आप? सामान्य धातु में भी एक शब्दांश जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा है। अब धातु में है चल, तो सामान्य धातु में ना जुड़ा तो चलना, और व्युत्पन्न धातु में चलाना, चलवाना, चलाया। सो, सोना, सुलाना, सुलवाना, सुलाया। देख, देखना, दिखाना, दिखवाना और दिखाया। तो हमने पढ़ा सामान्य धातु के बारे में, व्युत्पन्न धातु के बारे में। अब पढ़ते हैं तीसरा, नाम धातु। ध्यान से पढ़िएगा, नाम धातु। तो नाम धातु के बाद संदर्भ में हम क्या जानेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो धातुएं बनाई जाती हैं वे नाम धातु कहलाती हैं। जैसे कि संज्ञा से शर्म, शर्माना, टक्कर, टकराना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। सर्वनाम से अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। विशेषण से गरम, गरमाना, साठ, सठियाना। मिश्र धातु वे धातुएं जो संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। संज्ञा से बात प्लस यानी जोड़ना, करना बराबर बात करना। संज्ञा शब्द से बनाया जा रहा है, देखिए बात प्लस करना
बराबर बात करना। विशेषण शब्द से बनाया जा रहा अच्छा प्लस लगना और अच्छा लगना। बुरा प्लस होना, बुरा होना। क्रिया विशेषण से पीछा प्लस करना, पीछा करना। नीचे प्लस आना, नीचे आना। एक एक जो भी धातु है, जो उनके भेद हैं, उसके मैं बारे में जो व्याख्या कर रही हूँ, आप मेरा तो सुनिए, लेकिन आप अपनी बुक में भी पढ़िए और ध्यान लगा के समझेंगे ना, तभी आपके समझ में आएगा। ग्रामर में बच्चों व्याकरण में आप जितना भी पढ़ोगे ना, वो कम है। तो आपको एक एक जो भी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब जो भी कारक, प्रत्यय, ये सब पढ़ाया जा रहा है ना, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बुक में ज़रूर एक बार अध्ययन कीजिए। तो मिश्र धातु के बारे में जाना, मतलब हमने धातु के चारों भेदों के बारे में परिभाषा पढ़ी, समझी और जानी, और उनके उदाहरण को भी आप ही की पाठ्य पुस्तिका में देखा। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाए तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हेमंत ने दरवाज़ा खोला और नैना खिलौना लाई, यानी एक ही क्रिया है। सामान्य क्रिया का मतलब कि एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, मतलब कोई एक क्रिया ही हो रही है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग संरचना के आधार पर। यानी एक कर्म के आधार पर होगा और दूसरा प्रयोग संरचना के आधार पर होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, आप पृष्ठ संख्या आप फिर से पलटिए और 171 171 निकालिए। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला अकर्मक क्रिया, ध्यान से सुनिएगा। ब्रैकेट में मतलब बिना बताया गया है, प्लस कर्मक, कर्म के। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता है और न ही कर्म की अपेक्षा होती है। मैं आप ही की पाठ्यपुस्तिका से आपको पढ़ के बता रही हूँ, तो आप ध्यान से मिलाइए और सुनिए कि जिसमें भी जो क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्रिया हो रही है और न ही कर्म की अपेक्षा होती है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, मतलब ये जो क्रियाएं होती है वो सीधे कर्ता को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार एक और है परिभाषा जो आपको एक वाक्य में समझाई जा रही है, ध्यान से पढ़िए। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कर्म से संबंधित नहीं, बल्कि इसमें डायरेक्ट कर्ता के बारे में, जो वो कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि। अब इसमें देखिए पिक्चर आपके दिया गया है बुक में, दिख रहा है ना, मैंने स्क्रीन पे भी लगाया है। शेर पेड़ के नीचे बैठा था। शेर क्या है? कर्ता, और क्रिया क्या हुई? जो बैठा है वो क्रिया हुई। उसी प्रकार बच्चे घर आ गए, बच्चे क्या हैं? कर्ता, और क्या कर रहे हैं वो? क्या कौन सी क्रिया कर रहे हैं कि वो घर आ गए। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक क्रिया, मतलब यहाँ कर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, मतलब डायरेक्ट कर्ता वो क्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे नर्तकी नाच रही है, तो नर्तकी क्या नाच रही है? कोई उत्तर नहीं। प्रतीक तैर रहा है, प्रतीक क्या तैर रहा है? कोई उत्तर नहीं। सकर्मक क्रिया, स यानी साथ और कर्मक यानी कर्म के, वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है। अच्छा पहले देखिए कर्म नहीं पाया जा रहा था, कर्ता और क्रिया यही था। अब इस सकर्मक क्रियाओं में कर्म पाया जाएगा, तो सकर्मक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, मतलब उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा था और इस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। तो इस प्रकार अब इसकी परिभाषा देखिए कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है, पहले वाली क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं हो रही थी, तो वो क्या था? अकर्मक क्रिया। अब इसमें कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है, वे क्या, कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना आदि। इसमें कर्म के बारे में भी हमको पता चलेगा, यानी करता है, अगर वो कोई कर्म कर रहा है तो उससे ही जुड़ी क्रियाएं होंगी।
तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकी परिभाषाएं भी एक बार फिर से सुन लीजिए। अकर्मक क्रिया की जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब पृष्ठ संख्या पलटिए। पृष्ठ संख्या आपका है 172, 172। यहाँ पे भी देखिए दो पिक्चर दिए गए हैं ऊपर ही। कारीगर कालीन बुन रहा है। कारीगर कर्ता, कालीन कर्म, और क्रिया क्या हुई, वो जो बुन रहा है। समझ में आ रही है बात। उसी संदर्भ में नीता बाल सुखा रही है, तो नीता क्या हुई, कर्ता, बाल कर्म, और क्रिया क्या हुई, सुखा रही है। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया आपको। अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। मतलब इसमें कर्ता के साथ कर्म पर भी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि कर्म पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रियाएं हुई। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर जब प्रश्न किया जाएगा तो आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ हो तो वह क्रिया का कर्म होता है, अर्थात क्रिया सकर्मक है। जैसे किसान बीज बो रहा है, तो किसान क्या बो रहा है, बीज। नेहा पानी भरती है, तो नेहा क्या भरती है, पानी। ए कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के भेद। द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया आप जानते हैं, इसके बारे में हम तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ी। अब सकर्मक क्रिया के भेद भी पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक कर्मक क्रिया यानी एक ही कर्म करते पाया जाएगा, तो वे एक कर्मक क्रिया कहलाएंगी। जैसे किरण कपड़े सिलती है, किरण क्या सिलती है, कपड़े, यानी एक ही कर्म कोई हो रहा है। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कौन हुई, किरण, कर्म क्या हुआ, कपड़े, और क्रिया क्या हुई, सिलती है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न अगर हमने पूछा क्या, तो इसका जवाब मिल रहा है, हमें कर्म मिल रहा है कपड़े। नवीन नारियल खरीद रहा है, तो नवीन, इसमें भी देखिए हमने प्रश्न किया क्या, तो हमें जवाब मिल रहा है नारियल, कर्म है जो कि नारियल खरीद रहा है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ, नवीन, कर्म क्या हुआ, नारियल, और क्रिया क्या हो रही है कि वो खरीद रहा है। समझ में आ रही है ना बात। सकर्मक क्रिया जो कि कर्म पर प्रभाव डालती है, उसमें अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे क्या, किसे, किसको, तो उसका जवाब मिलेगा और वो जवाब होगा आपका कर्म। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के कर्म की क्रियाएं होती हैं, वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माँ ने बेटे को कहानी सुनाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि माँ ने कर्ता, बेटे को कर्म, और कहानी ये भी कर्म हुआ, और क्रिया क्या हुई, सुनाई, यानी इसमें दो कर्म हैं, द्विकर्मक, दो कर्म। अभिषेक ने मीरा को उपहार दिया। अभिषेक कर्ता, मीरा कर्म, उपहार कर्म, और क्या किया, उसने उपहार दिया ना, तो वो हुई क्रिया। तो इतना भी कठिन नहीं है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, और मेरी व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। आपकी बुक में पिक्चर भी दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया है, और एक लगभग एक एक वाक्य में, एक एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास किया गया है क्रिया के बारे में, धातु के बारे में, क्रियाओं के भेद के बारे में, उनके भेद के बारे में। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और इसका अध्ययन कीजिए। ठीक है। तो बच्चों इस पाठ को आज हम यहीं अल्प विराम देते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप घर पे इसको बैठ के जो ये है ना आपका, मैंने सामान्य धातु के जो बाकी के धातु बताए, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, उसी प्रकार उसी आगे संदर्भ में हमने सामान्य क्रिया के बारे में जाना, फिर हमने क्रिया के भेद के बारे में जाना, और क्रिया का जो एक भेद सा सकर्मक क्रिया, उसके भी भेद के बारे में जाना कि एक कर्मक और द्विकर्मक, और उदाहरण भी उसके पढ़े। तो आज के लिए इतने पे ही मैं इसलिए विराम दे रही हूँ कि आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए ताकि आपको इसको समझ में आ जाए। अगर मैं पूरे पाठ को एक साथ पढ़ा दूँगी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, उसी हिसाब से आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में इस पाठ का शेष जो भी है वो मैं आगे आपको व्याख्यात करूँगी, और क्रिया के बारे में मैं आपको समझाऊँगी। ठीक है। और अगर इससे जुड़ा आपको कोई ऑब्जेक्टिव होगा, लघु उत्तर होगा, या फिर वन लाइन आंसर होगा, तो ये भी बताऊँगी। ठीक है।
तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके इसी पाठ की शेष व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।